ये वाला क्वेश्चन बताइए। सर उपनिषदीय सिद्धांत उपनिषद है वो ज्ञान की बात करता है, यज्ञ और कर्मकांड की नहीं। नहीं देखो, यही होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्या आप मानते हैं, यानी पहला बात कि आपका विचार क्या है कि जो उपनिषद में दिए गए सिद्धांत हैं, ठीक है, वो वैदिक धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति, सर्वोच्च स्थिति को मूर्त रूप देते हैं। टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे उपनिषदीय सिद्धांत में क्या क्या चीज है, पहले ये बताओ, फिर हम समझेंगे कि क्या है। और वैदिक धार्मिक विचारों में आरंभिक विचार क्या है। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसे। यहाँ पे उपनिषदीय सिद्धांतों की बात करें तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों की बात हम कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात समझना कि कहाँ पे किस टॉपिक में बात करना है हमें, जाकर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत है और यहाँ पे क्या है, प्रकृति है। यस सर, कर्मकांड भी तो था ना इसमें। किसमें? उस ये वैदिक कालीन में। कर्मकांड यहाँ पे नहीं है। अगर वैदिक काल की बात करें तो पूरा का पूरा ले रहे हो ना, तो ऋग वैदिक काल में कर्मकांड नहीं है। उपनिषदीय सिद्धांत जब आएगा तो यहाँ पे आत्मा और ईश्वर की बात होगी ना, आत्मा और वो ईश्वर की उत्तर बात। वैदिक काल में है। ठीक है। क्या कह रहे थे अनुराग? सर मैं ये कह रहा था कि वो उत्तर वैदिक काल में आ जाता है कर्मकांड जैसे। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ना दिखाना है कि कैसे हम प्रकृति प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों से, अनसुलझे जो रहस्य हैं, उनसे आगे बढ़ करके हम आत्मा परमात्मा के बीच के संबंधों के बीच के संबंधों को परिभाषित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है, यहाँ पे दर्शन का विकास ज्यादा व्यापक होगा। ठीक है। दर्शन व्यापक हो जाएगा, ये चीज भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दर्शन व्यापक होने का मतलब क्या है, अब जो है आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों पे हम ज्यादा बात कर रहे हैं, और इसी को लेकर के डिफाइन करने के तरीके, यानी कि कौन सा रास्ता कौन अपना रहा है, ये जो है यहां से व्यापक हो जाएगा। तो उपनिषदीय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उपनिषद जहां जो है, अगर कहा जाए तो वैदिक कर्म कांडों को जो है ज्यादा हीन बताने लगे हैं, यानी उनकी जो है आलोचना कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आलोचना कर रहे हैं। जी सर जी। जी ठीक है। सर जी। तो ये चीजें आप वो बताओगे, साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति को तो दर्शाते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में अगर कहा जाए तो इसकी वजह से, अगर कहें तो इसने जो है रूढ़ियों की जो कमजोरियां थी उनको दूर करने की बजाय और बढ़ाया भी है, यानी कि इसमें रूढ़ियां बढ़ी भी हैं। ठीक है। उपनिषदीय कर्मकांडों या उपनिषदीय सिद्धांतों ने जहां आलोचना की है, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है कि उपनिषदों में जो व्याख्याएं मिलने लगी उसमें ब्राह्मणों के, मतलब ब्राह्मण जो व्याख्याएं आई हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा कर्मकांडों की तरफ फिर ले जाने की बात करते हैं, यानी भक्ति की अवधारणा में ऐसे पुट दिखा रही है जिनसे जो है समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्लियर? जी सर क्लियर जी। है? जी उपनिषदों में सर। यज्ञ की तुलना फूटी हुए नाव से की गई है। हाँ बिल्कुल। जो यज्ञ की जो तुलना है टूटे नाव से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको कोट तो करोगे, ये तो अमूमन मुझे मानता हूँ कि सबको याद रहेगा। तो आपका जो उत्तर होगा, हम्म। सिंपली ये ध्यान रखिएगा कि हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक धर्म के विचार क्या हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म धार्मिक विचार क्या है, जो इस बात पे निर्भर है कि प्रकृति से चीजें जो है हमें आसानी से मिले। ठीक है। आसानी से मिले। जी। क्लियर? अब वहीं उत्तर वैदिक में कर्मकांड आ जाएंगे। उत्तर वैदिक में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कर्मकांडों की बात होगी। क्लियर? अब कर्मकांड से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो है उपनिषद इनकी जो है आलोचना करना शुरू करेंगे। ठीक है। आलोचना आलोचना शुरू हो जाएगी, और आगे चल करके फिर उपनिषदों में जो है रहस्यवाद वाली अवधारणा आ जाएगी।
ठीक है। रहस्यवाद कहने का मतलब यहाँ पे सीधा ध्यान रखिएगा, यानी कि एकेश्वरवाद, ठीक है, को महत्व देने की बात हो जाएगी। कई जगहों पे जो है बहुदेववाद भी रहेगा, और साथ में आत्मा और परमात्मा वाले जो संबंधों की ज्ञान की बात होती है वो भी आ जाएगा, यानी कि जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वो चीज भी यहाँ पे विकसित होगी। ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञान के तौर पे या जिस तरीके से धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति की हम बात करते हैं वो आप वहां पे डिफाइन करोगे। और कंक्लूजन लाइन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये उपनिषद ही हैं, ध्यान रखिएगा ये उपनिषद ही हैं। खास करके अगर देखोगे तो ये उपनिषद ही हैं जो कि पुनर्जागरण या फिर हम कहें तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जब भारत में हुआ तो प्रतिक्रियावादी अवधारणाओं के लिए मूल स्रोत बने। ठीक है। ये उपनिषद ही आधार बने। राजा राम मोहन राय, ठीक है, आप उनका उदाहरण दे सकते हो। तो इस तरीके से जब आप संपुट दोगे ना तो चीजें आपकी क्लियर भी रहेंगी और आपको सही तरीके से आंसर लिखने में मदद मिलेगी। क्लियर है? हो जाएगा। सर इसमें सर इसमें ये आर्ग्यूमेंटेटिव बना सकते हैं ना, इसका इंग्लिश वर्जन देखा है मैंने। तो यू हम्म। कंसीडर और लास्ट में लिखा है कमेंट। तो या बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट्स में तो आर्ग्यूमेंटिव ही लिखना पड़ेगा, मतलब बैलेंस्ड करके लिखना पड़ेगा इसीलिए कि इसीलिए कैसा मैंने बेनिफिट आपको होता जो है। है दूसरा वाला भी पक्ष बताया कि जब मैंने कहा कि इसने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न की तो वो चीज हम यस डिफाइन सर। करेंगे। ठीक है। और सर लास्ट लाइन में ये आप जो बता रहे हो वो सही है। तो ये बुकलेट में लिखा हुआ है कि अद्वैत चिंतन भारतीय दर्शन का प्राण तत्व बना उपनिषद के द्वारा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हाँ आप दोनों को ले सकते हो। केवल आप, मैंने अभी जैसे जैसे राजा राम मोहन राय की बात कही, ठीक है, वैसे ही आप जो है सीधे जा करके जो है पीछे में दिखा सकते हो कि किस तरीके से शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद के माध्यम से ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, या ठीक है उसका आधार उपयोग किया है। ठीक है। तो ये उपनिषद सिद्धांत हैं जिनका वो उपयोग कर रहे थे। क्लियर। उसी तरीके से जो है राजा राम मोहन राय ने जो है उपनिषदों का उपयोग करके अद्वैतवाद की नई अवधारणा के आधार पे भारत में धार्मिक सुधार की तरफ जो है कदम बढ़ा दिए। क्लियर है? तो आप यस वो सर। चीज यस सर। यूज करोगे तो उसकी महत्ता तो बतानी है। इवन गांधी भी इसके महत्व को रखते हैं। गांधी भी उपनिषदों के महत्व को की बात करते हैं, तो वो चीज ठीक है, हम गांधी को नहीं लेकर के हम राजा राम मोहन राय को दिखा देंगे जहां पे क्लियरिटी ज्यादा हो हमें। ठीक है। अगर जैसे मान लो आपको गांधी का नहीं याद आता कि गांधी भी उपनिषदों को महत्व दे रहे हैं या उनकी भी उनमें भी आस्था रखते हैं, तो ये चीज आप फिर राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों को लेकर के आप वहां पे जोड़ सकते हो जाएगा। क्लियर है? इसमें यस कोई सर। कंफ्यूजन किसी को? जी। जी सर, नहीं नहीं सर। सर, वो देखा सर इसमें प्रॉब्लम में है, क्या लिखेंगे कि अगर मूर्त रूप नहीं देते हैं तो। समस्या अगर लिखोगे ना तो ये समस्या या इसकी कमियां जब लिखनी होगी तो सैद्धांतिक, जैसे हम लिखते हैं ना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सैद्धांतिक वर्सेस व्यवहारिक। ठीक है। ये व्यवहारिक में इसमें कमियां दिखती रही, इसने कहीं भी जो है वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को जो है चोट नहीं पहुंचाई या उसको जो है नकार मतलब मतलब तोड़ने में असफल रहा। ठीक है। एक ये सामाजिक स्तर पे हो गया। यज्ञ, यज्ञ का महत्व बना ही रहा। ठीक है। धर्म में उस तरीके के सुधार नहीं हो पाए जैसे अपेक्षित थे उपनिषदीय सिद्धांतों के आधार पर अगर हम देखें तो। ठीक है। वो कृतियां कहाँ पे हैं? वर्तमान में भी बनी हुई हैं। ठीक है। वर्तमान में भी बनी रहे जब संविधान द्वारा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, संविधान ने जो है इन व्यवस्थाओं को जो है तोड़ने का प्रयास किया, यानी कि इनके लिए जो है एक तरीके की व्यवस्था दी कि अब इस तरीके की चीजें नहीं चल सकती हैं, भेदभाव नहीं होगा ऐसा। क्लियर? तो आप वो समस्याएं जहां तक चाहो यहाँ पे दो तीन आधार आप दे करके उनको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? जैसे आप इस चीज को ना शिक्षित और सामान्य वर्ग में भी आप इसकी तुलना कर सकते हो, क्योंकि उपनिषद ज्ञान किसके पास था? उपनिषदीय ज्ञान किसके पास है? देखो अपने आंसर को लिखते वक्त आप बहुत आराम से इन चीजों का उपयोग कर सकते हो कि जो व्यवहारिक तौर पे चीजें एकदम पुष्ट है कि ये चीज हुआ है, आपको पता है, तो उनकी एनालिसिस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि उपनिषदीय ज्ञान की अधिकांश जानकारी ब्राह्मण और उच्च वर्गों के पास ही थी, यानी कि द्विजों के पास थी। ठीक है। तो इसलिए उसका प्रभाव जो है निचले वर्गों पे या फिर शूद्र और वैश्य जातियों पे उतना नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर? यानी उसने उनको प्रभावित नहीं किया। ठीक है। तो ये उसकी यस कमियां हैं उपनिषदीय ज्ञान की। तो इस तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अब क्लियर है? यस यस सर, सर। क्लियर।
एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन तब तक देखिए तो आप लोग, मैं फिर एक मिनट। इस क्वेश्चन दिख रहा है कि अभी रुक जाइए। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। रुको। क्वेश्चन देखिए, तो बस मैं इरेज करूँ तो इसके बाद इसको। जी सर। बताइए इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग। सर इसका ऋग्वेदिक काल का धर्म था, धर्म का स्वरूप था, वो प्राकृतिक पूजा था। मतलब मोटा मोटा सा बता रही हूँ। और ठीक है। देवताओं में वर्गीकरण मतलब आवश्यकता के अनुसार देवताओं की मतलब पूजा की जाती थी। यहाँ जैसे पे इंद्र है, अगर कहें अग्नि तो है। एक हाँ। ईश्वरवाद। यस। ठीक है। इसी में आप दिखा लो बहुदेववाद, दोनों की झलक मिलती है। ठीक है। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ जाने की भी झलक हमें मिलती है। प्रकृति मिल पूजा मिल जाती रही है। है। राइट। और कुछ भौतिकवादी है ये धर्म इस समय। जी सर जी। नहीं है ठीक है। सर। बिल्कुल है। है। बिल्कुल है। भौतिकवादी है हाँ। बिल्कुल भी भौतिक में भौतिकवादी सर है ये। मूर्ति पूजा आ जाएगा क्या? नहीं धन नहीं धान्य नहीं नहीं। प्रजा और पुत्र की कामना। भौतिकवादी का सीधा सा मतलब है हाँ अपनी हाँ सर, ये वर्तमान हाँ। जीवन में जो कुछ भी इच्छाएं पूरा करना है, उनके लिए कामना करना, या फिर जो है उनके लिए जो है आप जो है ईश्वर से जो है स्तुति कर रहे हो। यस ठीक सर। है। अब यहाँ पे स्तुति है। यस सर। यज्ञ की प्रथा है, लेकिन वो कर्मकांडीय नहीं है। यज्ञ में जो है इस तरीके का नहीं है कि जैसे यजुर्वेद में आप जाके देखोगे। यजुर्वेद में जो है बेसिकली ये बताया गया कि इस यज्ञ के लिए ऐसी ही संरचना का जो है यज्ञ वेदी बननी चाहिए। ठीक है। अगर वो वैसी नहीं बनेगी तो इसका मतलब होगा कि आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। क्लियर। यस जब सर। ये बात हो जाए तो ये कर्मकांड हो गया। आपको यज्ञ में 1,000 गायें दान करनी हो, ठीक है, ये कर्मकांड है। आपको ये हम मंत्र, अगर मंत्र 1,000 बार आपको पढ़ने के लिए बोला जाए कि ये एक बार होना चाहिए और उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, त्रुटिहीन होना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है ये कर्मकांड है। अगर ये कह दिया जाए कि अगर आप ये पूजा नहीं करते हो तो आपको जो है नुकसान हो जाएगा, यानी कि कुछ जो है हानि हो जाएगी, तो ये जो है कर्मकांड है। क्लियर। ये कर्मकांड से जुड़ी हुई चीजें हैं। यानी जब आपको किसी भी यज्ञ या पूजा के लिए एक प्रॉपर पद्धति बोल दिया जाए कि नहीं आपको ये करना होगा, और उसमें जुड़ी जुड़ी हुई चीजों को जो है अगर नहीं आप करते हो तो आपको नुकसान होगा या आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं मानी जाएगी, तो वो कर्मकांडी है। क्लियर। क्लियर है। यस यस सर। सर। धर्म का स्वरूप ये क्लियर हो जाएगा। अब देवताओं का वर्गीकरण थोड़ा सा बताओ तो कौन सा ये पूछ रहा है। ये देवताओं के सर वर्गीकरण में कौन से देवताओं की वर्गीकरण की बात कर रहा है, कौन सा वर्गीकरण है। अगर ये पता चला सर तब तो कर लोगे आप। सर इंद्र वर्गीकरण अग्नि में। को दे रहे हैं। तो इंद्र की ये वाला ही आएगा ना सर इसमें तो। नहीं। पृथ्वी, तो कैसे वर्गीकरण? आकाश, आकाश लोक और के देवता आकाश, हाँ, यस सर। पृथ्वी लोक और वायु लोक के देवता या फिर वायु या ये भी। अंतरिक्ष जो बोलते हैं वो वाला, अंतरिक्ष या फिर वायु। ठीक है। आपको ये जो है और इस बता। विभाजन में यह भी दर्शा सकते हैं कि बोलो अनुराग, क्या कह रहे थे, आवाज नहीं आ रही आपकी।
आवाज आएगा ना सर, इसमें पृथ्वी के देवता कौन थे, आकाश के देवता कौन थे। हाँ, लेकिन ये क्यों है? ये क्यों, पहले देखो, अगर आप ये नहीं जान रहे हो, हाँ सर। ठीक है, अगर आप ये नहीं जान रहे हो कि ये वर्गीकरण कौन सा है और क्यों है, ठीक है, वर्गीकरण क्यों हुआ, ये अगर आप नहीं थोड़ा सा बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब आप धर्म का स्वरूप बता लोगे, उसके बाद जो है इस चीज को डिफाइन करोगे कि ऋग्वैदिक जो है आर्यों के द्वारा जो है अपने धर्म की आवश्यकता यानी भौतिकवादी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुरूप जो है देवताओं का वर्गीकरण, देवता का वर्गीकरण जो है किसका काम में किया गया, किस तरीके से किया गया है, तीन समूहों में किया गया। ठीक है, ये तीन समूह आप फिर यहाँ पे बताओगे। और इनमें पृथ्वी का क्या महत्व है? पृथ्वी का मतलब होगा जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, यानी जो सीधे उत्पादन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आकाश के देवता यस जैसे सर। सूर्य। ठीक है, वायु के देवता मतलब जैसे वायु हो जाएगा, वायु खुद हो जाएंगे। वरुण देव। ठीक है, वरुण देव की बात आप कर लोगे, वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो उत्पादन से सीधे जुड़े हुए हैं ना, वो भौतिक हो जाएंगे, यानी वो पृथ्वी के देवता हो जाएंगे। क्लियर? तो ये अगर आपको कैटेगराइजेशन जब नहीं पता होगा तो फिर आपको समस्या आएगी, तो आपको ये डिफाइन करना होगा और फिर उनके एक एक दो दो नाम बताने होंगे। क्लियर? क्या करना होगा? यस सर। उन देवताओं के एक या दो नाम आप ये इसमें सर रख। ये नहीं है मेरे पास, क्या चीज? ये क्या। देवताओं का वर्गीकरण वाला ओके, ठीक है, मैं नहीं फिर है। मतलब आपको डिटेल में चाहिए, राइट? हाँ सर, है ही नहीं मेरे पास, ये वर्गीकरण वाला नहीं है, बस देवताओं का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको फिर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अभी वो एक लंबा वो हो जाएगा, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो ये हाँ इस सर। तरीके से जब आप बताओगे, उसके बाद आपको बस सिंपल सा, चूंकि लाइट डालने के लिए बोला जा रहा है कि आप जो एक्सप्लेन करिए एक तरीके से, तो आप इस तरीके से इसको जो है ऋग्वैदिक धर्म में जो देवताओं का समूहन है, वर्गीकरण है, वो और धर्म के स्वरूप को बता करके कॉन्क्लूजन दोगे कि इस तरीके से ऋग्वैदिक जो लोग थे, उन्होंने अपने आवश्यकताओं के अनुरूप जो है धर्म और देवताओं के वर्गीकरण में जो है या वर्गीकरण किया, जिसका आगे भी उपयोग होता रहा है। इससे हमारे जो भारतीय समाज है या संस्कृति है या धर्म है, वो बहुदेववादी चरित्र की तरफ ज्यादा चला गया है या फिर उस तरफ झुकाव रखता है। क्लियर? देखो, इतिहास के यस सर। क्वेश्चन में आप जो है यस सर। वर्तमान को कंक्लूजन में रख सकते हो। ठीक है, वर्तमान को कंक्लूजन में डाल सकते हो, जिससे आपका एक प्रॉपर लिंक बनेगा, वहां से उस आंसर से इस आंसर यहां तक की चीजों का लिंक बनेगा। सिंपली ये इसलिए मैं कह रहा हूं, हर क्वेश्चन में मत करना, जहां लगे कि करना चाहिए वहां पे कर लेना। मतलब ये अगर मैंने कह दिया कि नहीं आप ये कर सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पे जरूरत हो वहां पे जरूर से कर लीजिएगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट यही होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सामने इवेल्युएटर तक चली जाएगी कि हाँ आप कितना जो है अंडरस्टैंडिंग रखते हो इन इश्यूज में या इन चीजों में। ठीक है? क्लियर? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं सर, इसमें इन शॉर्ट पुराणों की बात करनी है कि कैसे पुराणों ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया, हम्म। यही आएगा ना सर, मतलब यही है ना इन शॉर्ट। देखो, इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना, ये वाला साहित्यिक या फिर शैली। लेकिन सर सफल। तो अब अगर आपको ये पता है कि पुराण किस शैली में लिखे गए हैं, किस शैली में, तब तो आपके लिए काम चल जाएगा। किस शैली में लिखे गए हैं, ये चीज आपको अगर पता है, तब आप इस प्रश्न का अच्छे से आंसर कर सकते हो, थोड़ा भी पता है तो। अदरवाइज सर जी मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी अभी आ रही है। अभी तुम्हारा आपकी अनुराग वॉयस आ रही थी, बताइए क्या कह रहे थे। जी सर, मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन में हम्म। हमें ये दिखाना होगा कि जहाँ वैदिक ज्ञान और उपनिषदीय ज्ञान मतलब बुद्ध धर्म और जैन धर्म के आ जाने से हाशिए पे जा रहे थे, वहाँ हम्म। वहाँ पुराणों में जो लोकप्रिय कथाएं थी, उनके उनके सहारे वैदिक धर्मों का पुनरुद्धार मतलब पुनरुद्धार हुआ।
ये दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन बिल्कुल में। दिखाना वही है आंसर में। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन जब तक जैसे आपको थोड़ा सा पता है कि वहां पे कथानक शैली है, ठीक है, यानी कि स्टोरी टेलिंग की गई है, कथानक शैली जो उपयोग की गई है, ठीक है, वो चीज महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें चक्रीय इतिहास को यूज किया गया है, जी सर। ठीक है। चक्रीय इतिहास क्रम को जो है लिखने का प्रयास किया गया है, इतिहास क्रम, यानी जो है क्या हुआ, अगर कोई सम्राट, उस समय समकालीन सम्राट बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो उसको जो है ना परंपरा के तौर पे पीछे के किसी जो है सम्राट से जोड़ दिया जाएगा, फिर आगे चल करके उसको जो है क्या किया जाएगा कि ईश्वर का अवतरण, अवतरण बोल दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे जो है रघुवंशी, सूर्यवंशी, ऐसे करके जो उदाहरण मिलेंगे तो उसमें चीजें मिलेंगी। जैसे पुराणों में हमें मौर्यों की भी तो जानकारी मिलती है, समझना, मौर्यों यस की सर। जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें आप अगर अशोक को खोजने जाओगे तो इतनी आसानी से आप नहीं खोज सकते, ठीक है। तुलना की गई है उनकी समकालीन परिस्थितियों से, और फिर डिफाइन करके पता चला कि नहीं भाई ये अशोक के बारे में लिखा गया हुआ है। क्लियर? तो इस चीज को समझना होगा। तो सबसे पहले शैली, तो ये एक तरीके से ना स्टोरी टेलिंग वाले कॉन्सेप्ट में, यानी कि जो है आपको जो है एक तरीके से कहा जाए तो उदाहरणों में ले जाकर के कहानियों के माध्यम से जो है आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है। और इससे जो है बहुत सारे अवतारवादी जो है, अवतारवादी जो है उदाहरण मिलेंगे आपको, ठीक है। और यही उदाहरण जो है, चूंकि पुराणों को किसको पढ़ने को अवसर दिया गया था, पुराणों को कौन कौन पढ़ सकता, सुन सकता था? सर ऊपर के सर वर्ग, शुद्ध महिलाओं को छोड़ के ऊपर किसी। नहीं, तो सुनने की पुराणों बात को तो करोगे तो महिलाएं भी सुन सकती थी ना सर। बिल्कुल सुन शुद्ध को सकती भी थी वो सुनने भी। का अधिकार दिया गया था, कि वो जो है इसका बिल्कुल सर। श्रवण कर सकते हैं, यानी कि जो है सुन सकते हैं इनको, ठीक है। यस पुराणों सर। को सुनने का अधिकार दे दिया गया, तो इसकी वजह से इसकी व्यापकता बढ़ जाएगी, ठीक है। और चूंकि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, जो अनुराग ने बताया, बौद्ध प्लस जैन, ये दोनों धर्मों का प्रभाव ज्यादा था, ठीक है, उस समय। यस तो सर। पुराणों ने क्या किया कि इनकी भी कुछ कथानक तरीकों का उपयोग किया है। जैसे अगर आप जातक कथाओं की बात समझते हो, जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं समझते हो, तो जातक कथाएं में क्या स्टोरीज है, और इसने पुराणों में यस सर। क्या गया कि बौद्ध बुद्ध को जो है विष्णु के अवतार के तौर पे दिखाया गया, ठीक है, विष्णु के अवतार के तौर पे दिखाया गया, जिसकी वजह से जो है इनकी व्यापक जो है पहुंच हो गई, ठीक है। और जब व्यापक पहुंच हुई, इसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने वही वैदिक धर्म को पुनर्जीवित और लोकप्रिय करने वाला कार्य किया, ठीक है। क्लियर? जी सर जी क्लियर। यस सर। तो यस सर। उदाहरण आपको जैसे मैंने कुछ जैसे बुद्ध का उदाहरण दिया है, इसी तरीके से जो है आप जो है अगर दिखाओगे इसमें, तो वैदिक धर्म के कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स, यानी अवधारणाएं, वैदिक अवधारणाएं, अगर ये पुराण और उपनिषद नहीं होते तो शायद वैदिक धर्म जो है ना इतना प्रसारित नहीं हो पाता हमारे यहाँ, ये भी हो सच्चाई है, यानी कि वो विलोपित होता। वैदिक अवधारणाएं जो थी पुरानी, जैसे कि प्रकृति पूजा की बात कर लें, ईश्वर में जो है अगर आप देखोगे विष्णु को, ठीक है, विष्णु और शिव की बात कर लें, ठीक है, इनको महत्व दे करके या इनके बारे में चीजों को करके उसने जो है पूरा का पूरा वैदिक धर्म जो है पुनर्स्थापित करने में मदद किया है। क्लियर? यस सर। देखो आज इन यस ये क्वेश्चन सर। रामायण में और महाभारत जैसे पुराण रामायण अत्यधिक और महाभारत व्यापक। पुराण में नहीं आते हैं, लेकिन पुराणों से उद्धरण लेते हैं, ठीक है, पुराणों से उद्धरण लेते हैं। रामायण महाभारत तो पुराण की कहानियां है ना सर। नहीं, पुराण की कहानियां नहीं है, रामायण और महाभारत जो महाभारत है, में नहीं नहीं नहीं, जैसे भागवत भागवत है उसमें नहीं है भागवत सर। महाभारत का एक अंश है, ठीक है। भागवत अच्छा। जो आप ओके बोल रहे सर। हो, अगर श्रीमद् भागवत जो आप पढ़ने की बात, भागवत गीता की जो बात करते हैं, वो उसका अंश है। लेकिन जैसे अगर भागवत पुराण की बात करो तो वो अलग हो जाएगा, वो पुराणों की शैली में चला जाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। गीता महाभारत का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर? यस सर। तो ये यस चीज सर। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ के रखना है। और तो हाँ, मैं ये महाभारत कह में रहा था कि पुराण क्या इन है सर? क्वेश्चंस को आप जो है 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिएगा, मैक्सिमम नहीं ले जाना है, 150 वर्ड्स में सर सारे क्वेश्चन जहाँ थे सर आपको नहीं ये वाला बताए। क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन 20 मार्क का आया है 2020 में।
हाँ, आप चाहो तो आप इसको 250 वर्ड में लिख सकते हो। मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप नहीं चेक कर रहे हो कि मतलब कहाँ पे कितने वर्ड्स का लिखना है इसको, आप एटलीस्ट 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिए एवरी क्वेश्चन। या फिर सजेशन ये है कि आप 200 वर्ड्स में सारे क्वेश्चन ऑप्शनल के लिखिए। क्लियर? सभी क्वेश्चंस यस सर। 200 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। कि अगर हमें 250 भी जाना है तो भी हम कर लेंगे, और 150 पे आना है तो भी हम कर लेंगे। ठीक है? जी यस सर सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, हो जाएगा। ये तो ये शायद किया भी है कि हड़प्पा संस्कृति का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो जो स्रोत मिले हैं साहित्य में वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इंट्रो कैसे लिखोगे? चलो, इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा वैसी चीजें नहीं है, बट इंट्रो में जाना चाहूंगा कि भूमिका आप कैसे लिखेंगे। सर, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए हम इस स्रोत अध्ययन के स्रोतों पर निर्भर है। किंतु हड़प्पा संस्कृति में जहाँ साहित्यिक स्रोतों का नहीं कर सकते हैं, वहीं वैदिक काल में साहित्यिक स्रोत से तो काफी कुछ जानकारी मिलती है, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो ठीक है। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी न होने पर इतिहासकारों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों को अगर एक साथ समझाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। कि भारतीय इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड, हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति या वैदिक काल जो है आप ले सकते हो। ये जो है, अगर इनकी बात करें कि भारतीय इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण खंड काल, हड़प्पा और वैदिक काल की बात करें, तो इनमें एक महत्वपूर्ण जो है संयोग देखने को मिलता है। जहां एक तरफ हड़प्पा संस्कृति में साहित्यिक स्रोतों की का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता के संदर्भ में पुरातात्विक साक्ष्य सीधे तौर पे प्रमाणित करने में अक्षम दिखते हैं। ऐसी जो है समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है? ये चीज आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। या फिर आप ये दिखा सकते हो कि इतिहास लेखन में जहां पे इतिहासकार जो है दो महत्वपूर्ण जो है तरीकों का उपयोग करते हैं। एक जो है साहित्यिक स्रोतों का, दूसरी तरफ जो है पुरातात्विक स्रोतों का। तो इस मामले में अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जो काल है, हड़प्पा और वैदिक, इनमें एक जो है अप्रत्यक्ष तौर पे जो है, अगर कहें तो विपरात्मक संबंध दिखता है। जहां हड़प्पा सभ्यता में साहित्यिक स्रोत नहीं दिखते हैं, वहीं वैदिक काल में पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ जो है संयोग संभव नहीं दिखता है, या फिर संशयपूर्ण होता है। ठीक है? आप ये चीज करने के बाद फिर आप बताओगे कि इतिहास लेखन में जो दो महत्वपूर्ण है, तो हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, और वैदिक काल के संदर्भ में किस प्रकार से। तो हड़प्पा के संदर्भ में कैसे हो रहा है? हड़प्पा में साक्ष्य मिले हैं, जैसे साक्ष्य। पुरातात्विक मिले जी हैं। सर, इसमें साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में नहीं, हम साहित्यिक धार्मिक और साक्ष्य तो सामाजिक अपठनीय तभी है, तो उनको पढ़ा नहीं गया है सर। बस हाँ सर। अपठनीय है। हाँ बिल्कुल अपठनीय है। और इनसे विशद यस जानकारी सर। हमसे किससे मिल रही है? विशद जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य। वो हमें पुरातात्विक। मिल रही है पुरातत्व से। यस सर। ठीक है? पुरातत्व से मिल रही है। इसके बारे में अब ये बताने के बाद जो है आप वैदिक सभ्यता। ठीक है? वैदिक काल में साहित्यिक स्रोतों पे निर्भरता ज्यादा है। यस। ठीक है? वहीं पुरातत्व से सम्मिलन नहीं, यानी उससे जो है एक तरीके से संयुग्मन नहीं हो रहा है। ठीक है? ठीक है। तो इसमें जो है पुरातत्व का सम्मिलन उस तरीके से नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। ठीक है? तो यानी कि कमी हो रही है। तो अब यहाँ पे हम निर्भर इसी पे हैं। इसकी वजह से इतिहास लेखन में इनके इन कालों के इतिहास लेखन में क्या होता है, जो है मतैक्यता नहीं है। किसके बीच में? तो इतिहासकारों के बीच में। ठीक है? और इसकी वजह से हम जो है बहुत सारी वैचारिक विभाजन या फिर विचारों को देखते हैं। ठीक है? जैसे उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति की बात कर लेना। पतन की बात करनी होगी तो हड़प्पा की बात करोगे केवल। ठीक है?
अब उत्पत्ति को जब बताओगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही है, ये आप वो विवाद भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कंक्लूजन से पहले। क्लियर? तो इस तरीके से आई यस सर। थिंक 200 वर्ड्स का है, राइट? मतलब सर स्पष्टता का अभाव है, साहित्यिक मतलब साहित्यिक साक्ष्य ना मिलने की वजह से। हाँ बिल्कुल। अब वहां पे जैसे दर्शन है, हम्म। जो अमूर्त रूप होगा, यहाँ पे अमूर्त रूप की व्याख्या करना मुश्किल है। अमूर्त जो भी तत्व हैं, अमूर्त तत्वों की व्याख्या करना संभव नहीं है। जैसे धर्म का दर्शन, यानी धर्म के पीछे का प्रेरक दर्शन क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? व्यापार यस। में किसी वस्तु का व्यापार क्यों हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? सही मायने में ये देखा जाए तो वो क्यों हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। प्रशासन के लिए किस तरीके की चीजें हो रही हैं ये नहीं पता चलेगा। जैसे हमें वैदिक धर्म से पता चलता है ना कि रत्निन थे। ठीक है, रत्निन में ब्राह्मण भी शामिल है, तो रथकार भी शामिल है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन हड़प्पा में प्रशासन है, ये दिख रहा है हमें, नगर है, नगर प्रशासन दिख रहा है। क्योंकि वो चीजें अगर वहां पे इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि नालियां साफ की जा रही हैं, तो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति तो नहीं कर रहा होगा उतनी बड़ी नालियों के लिए। तो वहां पे प्रशासन है, यस लेकिन सर। वो प्रशासन कैसे काम कर रहा है, वो किसके अधीन है, ये सब चीजें हमें नहीं जानकारी मिलेगी। क्लियर? वहीं यस सर। वैदिक काल में प्रशासन तो है, नाम तो मिल रहा है, लेकिन भौतिक साक्ष्यों का अभाव है। भौतिक साक्ष्य का अभाव है। ठीक है? और ऊपर से सोने पे सुहागा होगा, जैसे तो साहित्य है ना, तो इसमें जो है, इसको मैं जस्ट अलग से बता रहा हूँ, साहित्य है तो इसमें छेपक भी शामिल है। अब जब छेपक शामिल है, तो जो बोला जा रहा है, बहुत सारे ऐसे तत्वों पे माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये बाद में जोड़ दिए गए हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, राइट? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो कहा जाता है ना कि ये तो बाद की चीज है, बाद में जी जोड़ सर। दिया गया है। क्लियर? अब हमें पता ही नहीं कि जी सर, ऋग्वैदिक। ऋग्वेद यस के सर। 10वें मंडल को। हाँ, क्या कह रहे हो? जी सर जी। ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसमें वर्ण व्यवस्था है उसको छेपा के रूप में जोड़ा गया था, ऐसा बिल्कुल कहा बिल्कुल। जाता है। तो ये माना जाता है कि वहां पे क्लियरिटी, मतलब अगर हम मान लें कि वहां पे था, तो अब ये हम नहीं मान पाते कि कब से शुरू हुआ था, शुरू से ही था या बाद में आया। तो दो मतलब मतभेद क्रिएट कर रहा है। तो वैचारिक मतभेद या एक मतता का अभाव क्रिएट कर देता है। तो इस तथ्य को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। जी ठीक सर। है। तो आप इस चीज को बताने के बाद बहुत आराम से जो है, जैसे मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोतों से भी, और जो है भौतिक स्रोतों से भी। अशोक के अभिलेखों ने मौर्य प्रशासन को जितना व्याख्यापित किया है, उतना ही जो है चाणक्य और अगर कहें तो मेगास्थनीज के जो है लेखों ने भी किया है। क्लियर? यानी हम दोनों का उपयोग करते हैं और मौर्य प्रशासन को डिफाइन करते हैं, या मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को जो है पुष्ट करने का प्रयास कर लेते हैं। और वहां पे ज्यादा जो है एक मतता हमें दिखने को मिल जाती है, कैसा प्रशासन था और किस तरीके का साम्राज्य है। क्लियर है? यस सर। तो ये यस पॉइंट्स सर। वहां पे आप जोड़ोगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 15, सर वो क्वेश्चन 15 नंबर में आया है। ओके, 15 यानी 250 वर्ड का, राइट? पता सर 15 और 20 नंबर के क्वेश्चन से। हम्म। ठीक है। तो ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 150 वर्ड्स या 200 एवरेज होगा सर। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप सिंपली क्या करो ना कि 200 वर्ड्स, एवरी क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। ठीक है? ऑप्शनल में। यस सर। क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते ना कि आज जो 150 वर्ड में है वो कल को 200 वर्ड में नहीं क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। ये तो हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ 200 वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करिए एवरी क्वेश्चन को। ठीक है? यस सर। ये वाला क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर ये हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति। कैसे? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जहाँ महिलाओं के लिए कुछ कहा नहीं गया, लेकिन हाँ नहीं सर। पुत्रों की कामना की अवश्य बात करी गई है। लेकिन पुत्रियों को भी उपनयन संस्कार और एक और कोई चीज है ना, उसका अधिकार था रथ पुत्रियों को। दौड़ युद्ध में तो भाग लेना, हाँ। धार्मिक ऐसे सर ऐसी उत्तर महिला वैदिक। भी होता है। वही जो स्थिति है महिलाओं की, तो जो फिर आया तो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई उत्तर वैदिक काल में आके। गोत्र की अवधारणा आई, आश्रम व्यवस्था आई, तो जिसने महिलाओं की स्थिति को में गिरावट लाए। अब इसको देखो, अब सर आपने उत्तर इसको वैदिक बताया, काल में, आपके हाँ। पॉइंट सब कुछ सही है अभी में, लेकिन क्वेश्चन से हो सकता है कि आप भटक जाओ। ठीक है? वो यस। सिंपली कह रहा है कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक जो वर्ण व्यवस्था के परिवर्तन है, उन्होंने महिलाओं की स्थिति को कैसे यस प्रभावित सर। किया। ठीक है? तो जो ऋग्वैदिक आप लिख रहे हो,
ठीक है, आपने सारे पॉइंट सही बताए, लेकिन वहां पे मुझे डर लग रहा है कि आप जो है वहां पे भटक सकते हो। ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल में अगर हम जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें, तो ये जो किस पर, कर्म पे आधारित थी सर। ये कर्म पर आधारित है। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे ये ये जन्म पर जन्म पे आधारित हो आधारित हो जाएगी, जाएगा। जन्म। यस सर। और इसको मजबूत करने के लिए महिलाओं की स्थिति ठीक है, को कमजोर यहाँ किया पे गया। महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, आपने बताया सब कुछ सही है, महिलाओं को अधिकार। यस सर। ठीक है, अब लेकिन जब यहां पे लिखने जाओगे, इस जन्म आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका था, सबसे सरल तरीका क्या था? वो था प्रजनन पे, प्रजनन पर नियंत्रण, प्रजनन शक्ति पर नियंत्रण। ठीक है, यानी इसका अगर हम सरल सीधा मतलब ले लें, यानी इसका मतलब क्या हुआ? महिला के विवाह के अधिकार पर नियंत्रण। ठीक है, महिलाओं के विवाह करने पर नियंत्रण, और नियंत्रण कौन रखेगा यहाँ पे? पुरुष, कुछ पुरुष। यानी यस पिता, या फिर सर। उसका भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जब चीजें होंगी, तब ये वाला आपको एस्पेक्ट ऐसे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस, सर ये वर्ण व्यवस्था को करने के पीछे इन लोगों को क्या फायदा था, कि मतलब जन्म पर आधारित करने के पीछे। देखो इसका सीधा सा, अगर आप उस समय की सोसाइटी के हिसाब से जाते हैं, हम इसको उस तरीके से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस समय के समाज में अगर कहें तो समाज अगर संचालित करना है, समाज का संचालन करना है, तो सोचो कि वहां पे बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे कर्म हैं, यानी शिल्प। ठीक है, कृषि के अलावा भी। अब ये यस इतनी सर। आसानी से तो आपको आएंगे नहीं, यस सर। आसानी से नहीं पता चलेगा। और आज की तरह के कक्षाएं नहीं थी। ठीक है, कक्षाएं नहीं थी, तो ये कैसे आसानी से जा सकता था? वंशानुगत। प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सर, ऐसा कुछ बोल सकते नहीं, वंशानुगत होने के बाद इसमें जो है रोज, जैसे अब मान लो कोई बढ़ई है, बढ़ई है, हैं। यस सर। अब वो कुशलता पूर्वक उस जो है ज्ञान को जो है जानता है, सपोज करो। तो अब इस बढ़ई का ज्ञान आगे कैसे बढ़ सकता है? या तो कोई उससे आकर के शिक्षा ले, उसकी जानकारी ले, या फिर वो पुत्र को अपने या अपने वंशजों को, ठीक है, वो ज्ञान दे दे, अपने साथ काम करा करके, यानी सिखा दे उनको अपने साथ रख करके। तो ये ज्ञान अनवरत चलता रहेगा। दूसरी बात, जो मांग है समाज की, समाज की मांग होगी। ठीक है, समाज की मांग हो जाएगी कि मान लो वहां पे चाहिए, तो समझ लेते हैं कुछ लकड़ी का चाहिए उनको बना करके कृषि के लिए। अब ये कब मिलेगा? जब ही ये बना करके देगा। अब मान लो कल को बढ़ई कहे कि नहीं, हम ये काम नहीं करके हम कोई दूसरा काम करेंगे, तो अचानक से सोसाइटी में क्या होगा? डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो है एक तरीके का जो है तनाव दिखेगा, जो तनाव उस व्यवस्था को तोड़ सकता है। तो इसका सबसे आसान और सरल तरीका हमारे यहाँ जो व्यवस्था में निकाला गया, वो था जो है काम को, जो काम आपका पेशा है उसको जो है वंशानुगत बना दो। ठीक है, यानी स्वेच्छा की यस बजाय सर। उसको वंशानुगत बना दो, तो इससे क्या होगा कि वो आगे भी चलता रहेगा, यानी वो टूटेगा नहीं क्रम। यानी जो बढ़ई का बेटा होगा वो बढ़ई यस का सर। काम ही करेगा, जो नाऊ का बेटा होगा वो नाऊ का काम करेगा, मतलब नाई जो बोलते हैं, और क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का काम करेगा। तो इसमें एक कमी थी, ऊपर के वर्णों के पास तो अधिकार ज्यादा आ गया। ठीक है, हाँ। उन्होंने अधिकार लिए भी, क्योंकि इससे ही वो जो है उस व्यवस्था का संचालन कर सकते थे, अदरवाइज वो नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपने पास अधिकार ज्यादा रख लिए। जबकि नीचे का वर्ग बड़ा था, और वो शोषण अब होने लगा उसका। शोषण, जब ये चीज जो है बाध्यकारिता बनी और बाध्यकारिता के बाद शोषण में बदल जाए, तो समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इस तनाव को मतलब सीधा सा रोकने का तरीका था, अगर विवाह वाला नियम नहीं बनाया जाता तो क्या होता? यहाँ पे अगर कोई ब्राह्मण की बेटी से जो है, मतलब मान लो कि शूद्र या वैश्य जो है विवाह करता, तो उस चीज में क्या हो जाता वहां पे? फिर वो अपने वर्ण को बदलने की बात कर लेता कि भाई उसका वर्ण बदल जाता। ठीक है, अगर इस चीज को हम नहीं स्वीकारते, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था काम नहीं करती, तो महिलाओं को यानी प्रजनन शक्ति पर नियंत्रण कर लिया, और उनको जो है
इस मामले में विवाह करने का अधिकार जो है उनको जो है दे दिया उनके पिता को, कि विवाह उनका किससे होगा ये चीज डिफाइन करेंगे। साथ में विवाह संबंधी नियम भी बनाए। ठीक है, विवाह संबंधी नियमों में ये बात क्लियर कर दी गई कि अगर सेम वर्ण में विवाह हो रहा है तो उसको जो है ज्यादा महत्व दिया जाएगा, और अगर कोई महिला नीचे से ऊपर के वर्ण में विवाह कर रही है तब तो दिक्कत ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि ऊपर के वर्ण की महिला अगर नीचे के वर्ण में जो है विवाह कर रही है तो उससे उत्पन्न जो बच्चा होगा वो क्या माना जाएगा, उसको अछूत की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, यस। उनको जो है ज्यादा जो है अछूत की श्रेणी में रख दिया गया, और ये जो है ज्यादा समस्या बनी। क्लियर? इसलिए अब भाई कोई यस सर। किसी का बच्चा होगा और उसको जो है कोई अधिकार ना मिले तो फिर वहां पे समस्या, तो वो करना ही नहीं चाहेगा। तो इस तरीके के नियमों के माध्यम से जो है महिलाओं के अधिकारों पर ज्यादा नियंत्रण किया गया। और महिलाओं के विवाह के अधिकार को नियंत्रित करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल और सरल तरीका है, उनको शिक्षा से दूर कर दो, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो जागरूकता बढ़ेगी और वो फिर अपने अधिकारों के प्रति जो है ज्यादा सतर्क होंगी। क्लियर? जी जी सर। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर को ले जाना होगा। क्लियर है? यस सर। जी सर यस जी। सर।